दर्शकों नमस्कार। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों के रोजगार के अवसर के बारे में। इस सिलसिले में हमने हमारे स्टूडियो में हमारे बाएं बैठे हैं चंद्रभान राही जी, जो समाज सेवी भी हैं और साहित्यकार भी हैं। उन्हीं के साथ मोहम्मद आफाक साहब हैं, जो 35 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। आफाक साहब, मैं आपसे जानना चाहता था, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्या हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन ने एक शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम एवं योजनाएं, नंबर 2 रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं, जी। और नंबर 3 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित योजनाएं। जी। मुख्यतः हम जब शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर प्रकाश डालते हैं जी, तो उसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है स्कॉलरशिप की, जी, जिसे हम प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस के नाम से जानते हैं। जी। इसमें 1st to 10 तक के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है और 11 to मास्टर तक के लिए, पीजी तक के लिए पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप है। जी। और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो व्यावसायिक शिक्षा में जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए वगैरह के इम्तिहान देते हैं, उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। जी। इसके अतिरिक्त हम शिक्षा के ताल्लुक से अगर देखें तो भारत सरकार के और भी कई कार्यक्रम हैं। इसमें कोचिंग की फ्री एक योजना है, फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम, नया सवेरा के नाम से। जी। ये अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इवन सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी करवाने के लिए संस्थाओं के माध्यम से उनको अनुदान दिया जाता है। जी। एक बहुत ही उपयोगी योजना है। इसके अलावा पढ़ो प्रदेश एक योजना है, जिसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को विदेश अगर पढ़ाई के लिए जाना हो तो उसके लिए बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है और उसका जो इंटरेस्ट है जी उसका जो पेमेंट है वो भारत सरकार करती है। तो ये मोटी मोटी योजनाएं हैं शिक्षा संबंधित। इसके अलावा अगर हम आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के संबंध में जाएं तो वहां पर सीखो और कमाओ योजना है, जिसमें नौजवानों को ट्रेनिंग के माध्यम से दक्ष किया जाता है, उनको संस्थाओं के माध्यम से उनके इलाकों में ट्रेनिंग दी जाती है और उनको रोजगार के काबिल बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक रूप से सशक्तिकरण में जाएं तो मध्य प्रदेश शासन की 2 योजनाएं हैं। इसमें एक रोजगार उन्मुखी योजना है, इसमें के छोटे छोटे उद्योगों के लिए कर्ज दिया जाता है। अच्छा। और एक आर्थिक सहायता योजना है, जो हम उद्योग डालना हो तो उसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लिए कर्ज का प्रावधान है, जो उद्योग विभाग के माध्यम से उसको लागू किया जाता है। ये सारी स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन, दोनों शासन। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में विद्यार्थियों से स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा डिटेल से आप समझाइए कि 1 से लेके 8 तक और 8 से लेके 10 तक, 10 से लेके 12 तक के क्या प्रावधान है, उसमें किस तरह आवेदन किया जाता है। जी। अभी 1 सप्ताह पूर्व भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी, जिसमें वर्ष 22-23 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें ऑनलाइन विद्यार्थियों को अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। जी। और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। 30 सितंबर। तो आप किसी भी कियोस्क से जाकर या मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर, या एक और पोर्टल है नेशनल एजुकेशन पोर्टल जी, और एक है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इन पोर्टल पर भी जाकर आप इस अल्पसंख्यक कल्याण के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसका आवेदन कर सकते हैं। जी। तो ये 8 तक के लिए कितना पैसा? ये 1 से 10 तक के लिए, 1 से 10 इसमें जो है एक्चुअल फीस रहती है, और लेकिन इसके अंदर पेरेंट्स की आमदनी 1 लाख तक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अच्छा। जो बच्चों के माता पिता हों 1 से 10 तक पढ़ने वाले, 1 से 10 तक के लिए। जी। और 10 से ऊपर फिर 11 to PG तक के लिए पेरेंट्स की आमदनी 2 लाख तक होनी चाहिए। अच्छा। वही बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। बच्चों के जो नंबर हों वो 50% होने चाहिए, तभी वो उसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक बात जरूरी और ये बताना मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों को ऑलरेडी पहले से स्कॉलरशिप मिल रही है जी, तो वो फ्रेश अप्लाई ना करें, बल्कि वो रिन्यूअल में जाके पुराना जो उनका आवेदन क्रमांक है उसको डालें और फिर उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा। तो उनको उसमें वरीयता मिलती है। अच्छा। जी।
तो ये स्कूलों से भी ये ताल्लुक किया जा सकता है ना, उनसे संबंध किया जा सकता है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप भी हमारी मदद करें, या आप बताएं कि कहाँ हम जाके पढ़ सकते हैं। नहीं, ये तो व्यापक रूप पे इसकी पब्लिसिटी होती है, अभी बराबर लोकल पेपर में भी आ रहा है, और जो उनकी वेबसाइट्स है डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री की, उन पर भी आ रहा है। और ये जो अल्पसंख्यक कल्याण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम है, ये तो 2006-07 से चल रही है, तो लगभग सभी बच्चों को इसके बारे में जानकारी है, और हर वर्ष लाखों की तादाद में बच्चे भरते हैं। और इसमें खासतौर से मध्य प्रदेश को तो इसमें प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें स्कॉलरशिप के मामले में। जी जी। तो इसमें स्कूलों को उसको वेरीफाई करना पड़ता है बाद में। हाँ, ये स्कूलों के माध्यम से वो जो सूची पूरी जब बच्चों की जाती है, वो उसको वेरीफाई करके डिपार्टमेंट को भेजते हैं। जी जी। इसी तरह कॉलेजों का है, हायर एजुकेशन में। जी जी। तो इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, छोटी क्लासेस के अंदर तो मिनिमम 100 रुपीज के 300 रुपीज तक है। अच्छा, इसमें एक बात हो रही है कि 1st to 5th क्लास तक तो कोई ट्यूशन फीस है ही नहीं। 1,000 रुपए एक मुश्त राशि दी जाती है, वो एक तरह से मेंटेनेंस अलाउंस के नाम से। अच्छा। 6 to 10 तक की फीस है, जो आपकी एक्चुअल फीस है बच्चे की। उसके बाद फिर 11 से 300 to 600 तक फीस है। इस तरह से उसको बाइफरकेशन किया हुआ है। तो दर्शकों, ये आफाक साहब बता रहे थे, आप जरूर अपने बच्चे पढ़ते हैं और आप अल्पसंख्यकों समुदाय में आते हैं, तो आप जरूर स्कूलों से भी वास्ता करिए और ऑनलाइन भी जाइए, वहां पर जाके आप फॉर्म भरिए, और उसकी 30 तारीख लास्ट है। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि 1 लाख की आमदनी और 2 लाख की आमदनी आपकी होना चाहिए, तब ये सरकार से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आफाक साहब, ये जो बहुल क्षेत्र हैं जहाँ अल्पसंख्यक लोग ज्यादा लेते हैं, उसके लिए भी कोई योजना और कोई काम है, वो आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को। या पूरे हिंदुस्तान से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का चयन किया गया है। जी जी। जिसमें पहले 90 डिस्ट्रिक्ट चयनित किए गए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अनुशंसा पर, उनकी मंशा पर इसके क्षेत्र को और बढ़ाया गया है। अच्छा। और अब लगभग 109 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जी। अच्छा, इसको और व्यापक करते हुए इसमें पहले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और एरिया शामिल था। अब इन्होंने उसको व्यापक करते हुए ब्लॉक, विलेज, तहसील, नगर पालिका, यानी जहां भी 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है, वो इलाका, वो एरिया, वो जिला, वो नगर पालिका, वो ब्लॉक अल्पसंख्यक बहुल कहलाएगा। अच्छा। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। जी। पहले ये MSDP के नाम से था, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बाद में इसको प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया और उसको और व्यापक किया गया। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि उस जिले के लिए, उस एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, संबंधित विभाग को, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई भी वेलफेयर का काम हो, जी, किसी भी तरह का, स्कूल बनवाना हो, कॉलेज बनवाना हो, रोड बनवाना हो, मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट करवाना हो, निकास, जलमल निकास का काम हो, बिजली का काम हो, एवं शादी मंडप हाल हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, यानी इतना व्यापक कार्यक्रम है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस कार्यक्रम से बहुत से स्टेट फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम से बहुत कम लाभ उठाया जा रहा है। अच्छा। जहां दूसरे स्टेट बंगाल, यूपी, आसाम में 3-3 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास होकर क्रियान्वित हो चुके हैं, वहां हम सिर्फ 300 करोड़ पर ही अभी पहुंच पाए हैं। और तो ये एक कमी जो हमारी कार्यपालिका की है, यानी शासन और प्रशासन तो चाहता है कि ये सारे कार्यक्रम चलें, लेकिन जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं उनकी ढिलाई की वजह से मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम में ज्यादा काम नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी 106 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट हमारे भोपाल के लिए पारित हुआ है। इसमें हमीदिया हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन है। अच्छा। एक आयुष हॉस्पिटल के लिए हॉस्टल स्वीकृत हुआ है, एक रेजिडेंशियल स्कूल स्वीकृत हुआ है। तो काम अब शुरू हुआ है, लेकिन ये योजना लगभग 13-14 साल से लागू है। तो पिछले 2020 तक केवल 38 करोड़ का काम हुआ था। अरे, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर हमने इसमें बहुत आगे बढ़कर लगभग 300 करोड़ के आंकड़े को हम तो इसके प्रचार प्रसार की कमी की वजह से ये हुआ या कुछ और वजह रही? नहीं फरमान साहब, इसमें क्या है, ये कोई ना NGO को इम्प्लीमेंट करना है ना किसी संस्था को करना है। इसमें तो शासन टू शासन है। स्टेट गवर्नमेंट को अपने
जिले का, अपने एरिया का प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजना है। भारत सरकार वहां से स्वीकृति देती है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट संबंधित विभाग अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ को पैसा रिलीज करेगा, एजुकेशन से एजुकेशन। तो इसमें व्यापक प्रचार प्रसार की नहीं, इसमें सिर्फ कहना चाहिए कि कार्य की इच्छा की जो होती है ना, एक कार्य की इच्छा हो, हाँ, अपनी हिम्मत और वो करने का काम। उसकी कमी है। अच्छा। नहीं, इसमें तो मैं समझता हूँ कि जो नागरिक हैं, जो अल्पसंख्यक उस समुदाय में आते भी हैं, तो वो भी अगर वेबसाइट्स के जरिए इन योजनाओं को पढ़ें तो वो भी जाके कह सकते हैं कि हाँ, जरूर बिल्कुल। सामाजिक संस्थाएं इस बारे में संबंधित विभागों से मिल सकती हैं, अधिकारियों से मिल सकती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, ये अच्छी योजना है, इसको आप आगे करें तो जाहिर है कि वो आगे बढ़ेगा और वो जो पैसा है वो मिलेगा इसमें। बिल्कुल। अफाक साहब, मैं ये जानना आपसे चाह रहा था कि अल्पसंख्यक दर्जा कुछ संस्थाएं होती हैं, तो उस स्कूल तो इनके दर्जे प्राप्त जो संस्थाएं और स्कूल होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया और इनका क्या कार्य क्षेत्र है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के क्लास 1 के तहत हमें ये अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यक समुदाय को कि वो अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उनका पूरा मैनेजमेंट वो कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि किन स्कूल को, किन कॉलेजेस को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूल कहा जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है। उसमें प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है संस्थाओं के द्वारा, स्कूलों के द्वारा। और भारत सरकार में एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से NCMEI, उसको आवेदन दिया जाता है। तो जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, यानी उसके अंदर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बौद्धिस्ट और जैन बंधु भी बाद में शामिल कर लिए गए हैं। ये 6 कम्युनिटीज जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज कहलाती हैं, इनके द्वारा जो भी स्कूल चलाए जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं, अगर वो चाहें तो ये NCMEI से अथवा प्रदेश शासन से अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। इस अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के बाद उस संस्था को एक फायदा ये होता है कि वो अपनी कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी देते हैं। यानी उनके लिए ये बाध्यता नहीं होती कि वो दूसरी कम्युनिटीज को पहले एडमिशन दें। उनके लिए ये प्रायोरिटी होती है कि जिस समुदाय द्वारा स्कूल संचालित किया जा रहा है वो अपने बच्चों को 50% तक एडमिशन दे सकती है। अच्छा। क्योंकि उसको वो अल्पसंख्यक स्वरूप बना के रखना है। जब तक अल्पसंख्यक स्वरूप बना रहेगा तब तक उसका स्टेटस कायम रहेगा। उसके लिए जरूरी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का एडमिशन दूसरे समुदाय के बच्चों के बराबर हो या थोड़ा सा अधिक हो। नंबर 1 बात। नंबर 2, जिन संस्थाओं में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त किया जाता है, जिन स्कूलों के द्वारा किया जाता है, उनको एक फायदा ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें कि फ्री शिक्षा दी जाती है, उससे उनको छूट प्राप्त हो जाती है। अच्छा। यानी अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपना स्कूल चला रहा है, उसने माइनॉरिटी स्टेटस ले लिया है, तो वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। अच्छा, है ना। इसके अलावा लेकिन हो ये रहा है कि हमारे जो माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त स्कूल हैं उसमें अधिकतर क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूल हैं, उन सब ने माइनॉरिटी स्टेटस ले रखा है। लेकिन ये जो गाइडलाइन है NCMEI की या प्रदेश शासन की, उनका पालन नहीं हो रहा है जी। ना उन स्कूलों में माइनॉरिटी के बच्चों को प्रायोरिटी पर एडमिशन मिल रहा है, ना अधिक संख्या में मिल रहा है, ना ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत मस्ट एक वो है पॉइंट जिनको दर्जा दिया था कि आपका प्रवेश प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंट रहे, मालूम हो कि आपके स्कूल में कितने बच्चों ने आवेदन दिया, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, क्या प्रक्रिया हुई, ये कुछ नहीं किया जा रहा है। तो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त तो जरूर कर रहे हैं स्कूल, लेकिन अल्पसंख्यक कम्युनिटी को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। जी। तो दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आफाक साहब ने दी है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त जो स्कूल हैं, आप उसमें जाएं, क्योंकि आपका हक है कि वो 25% नहीं बल्कि 50% तक भी आपको एडमिशन दे सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो वो आपको बिल्कुल उनको देना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये सही है कि इसका अभाव है, स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते हैं और ट्रांसपेरेंटी यानी उनको बिल्कुल करना चाहिए। आफाक साहब, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वाकई ये परेशानी का सबब बनती है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शक ज़रूर वहाँ जाएँ, देख रहे हैं और अपने बच्चों के एडमिशन कराएं। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उसके लिए कोई कोचिंग की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई है क्या?
हाँ जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया था जैसा कि नया सवेरा के नाम से एक स्कीम है भारत शासन की, फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम। जी हाँ जी हाँ, उसमें जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनको फ्री कोचिंग की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा दी जाती है संस्थाओं के माध्यम से। अच्छा, यानी जो भी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो एनजीओ काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, वो प्रदेश सरकार को अपना प्रस्ताव बना के देते हैं। प्रदेश शासन उनकी छानबीन करने के बाद उनको रिकमेंड करती है भारत सरकार को, तो भारत सरकार के अपने एक नाम से उनकी उसके हिसाब से जो वो फिट बैठते हैं इंस्टीट्यूट, उनको वो अनुमति दे देते हैं 50 बच्चों की, 100 बच्चों की। इवन मैं देखता हूँ जब वेबसाइट पे तो 500-500 बच्चों तक की अनुमति दी हुई है साउथ में इंस्टीट्यूट्स को। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ फिर मैं वहीं मेरा दर्द ये आता है कि मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही बड़ी यानी कि उदासीनता है जी। हमारे यहाँ 1-2 इंस्टीट्यूट को 50-50 बच्चों की अनुमति मिली हुई है, जबकि ये योजना लगभग 15-16 साल से चल रही है। हमारे भोपाल में, बुरहानपुर में, नीमच में, मंदसौर में, खंडवा में, ये सब माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी अल्पसंख्यक बहुल जो जिले हैं मध्य प्रदेश से 10 चुने गए। तो कम से कम इन 10 जिलों में तो 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चों के इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अच्छा, लेकिन वो यही कि जानकारी का अभाव और जो हमारा जो कार्यपालिका है उसकी उदासीनता, तो उसका पूरा फायदा मध्य प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है। जी 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 जी। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, कि ये जो संस्थाओं में जो आपने बताया, ये अगर इनमें युवक और युवतियां जो अल्पसंख्यकों की हैं, उनके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? नहीं, इसके लिए देखिए भारत सरकार तो सीखो और कमाओ के नाम से एक योजना है, उसके अंदर बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो भी संस्थाओं के माध्यम से। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश शासन का भी एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। तो इसके माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको रोजगार उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जाता है। उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनकी लिस्ट है, किसी का 3 महीने का पीरियड है, किसी का 6 महीने का पीरियड है। तो इससे मध्य प्रदेश में काफी लोग लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा जो युवक युवतियां अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो उनको आर्थिक सहायता के तौर पे एक लोन दिया जाता है, जिसमें के अनुदान में भी काफी सब्सिडी है। जी जी जी। तो हम मध्य प्रदेश शासन की इन 2 योजनाओं का लाभ खास तौर से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठा सकते हैं। लेके और उससे फायदा उठा सकते हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, ये था प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का प्रोग्राम। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।